नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज रात 9 बजे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर दिन भर की 6 सबसे बड़ी खबरों पर। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी, लेकिन वो खारिज हो गया है। वहीं शाम भारी हंगामे के चलते संसद का कामकाज ठप रहा। दूसरी तरफ दिल्ली के बीजेपी दफ्तर के बाहर यशवंत सिन्हा को घोटालों का सरदार बताने वाले एक विवादित पोस्टर को चिपका दिया गया है, जबकि अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर पर विधानसभा के लिए टिकटों को लेकर जमकर घमासान हुआ है। मुंबई में भी राज ठाकरे ने एमएनएस से शिवसेना ने बाल ठाकरे का स्मारक बनवाने का विरोध जताकर सबको हैरान कर दिया। साथ ही अब तक खरबपति कारोबारी पॉन्टी चड्डा के हत्यारे का पता नहीं चल पाया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने हम पेश करते हैं। राज ठाकरे ने मुंबई की सियासत में नई चाल चल दी है। शिवसेना की मांग से अलग राज ठाकरे का कहना है कि बाला साहब ठाकरे का स्मारक शिवाजी पार्क में नहीं बल्कि इंदु मिल की जमीन पर बनना चाहिए। इंदु मिल वाली जमीन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाए जाने की मांग पहले से ही हो रही है। सियासत की आंच पर रिश्ते कैसे पकाए जाते हैं, ये राज ठाकरे से सीखना चाहिए। राज ठाकरे ने साबित कर दिया कि जो आंसू और भावनाएं थीं, वो बाला साहब ठाकरे की अंतिम यात्रा के साथ ही सूख गई। अब राजनीति का वक्त है, इसलिए राज नीति बना रहे हैं आगे की। बाला साहब के निधन के महज एक सप्ताह बाद ही राज ठाकरे ने एक नई मांग रखकर सरकार और शिवसेना दोनों के सामने सवाल खड़ा कर दिया है। शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे का स्मारक बनाए जाने की शिवसेना की मांग से अलग राज ठाकरे ने कहा है कि बाला साहब का स्मारक इंदु मिल की जमीन पर बनना चाहिए। इंदु मिल की जमीन राज्य सरकार के पास है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाए जाने की मांग हो रही है। सम्मानीय बाला साहब का जो व्यक्तिमत्व है, वो जो दो व्यंग्य चित्रकार है, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर अगले पीढ़ी को ये घटनाएं पहुंचाना चाहते हैं तो उतना ही बड़ा एक भव्य दिव्य स्मारक होना चाहिए और उसके लिए शिवाजी पार्क की जो जगह है वो कम लगती है। इसके लिए मैंने ये फरियाद दिया कि इंदु मिल की जो 12 एकड़ जमीन है उसमें सम्मानीय शिवसेना बनता है भव्य दिव्य स्मारक। उधर शिवसेना अपनी मांग पर अड़ी हुई है। शिवसेना का कहना है कि बाला साहब का स्मारक शिवाजी पार्क में ही बनना चाहिए। विरोध करने वाले हमेशा विरोधी करते हैं। आपको मालूम है कि इतने साल पिछले 40 साल से शिवाजी पार्क में जो शिवसेना का दसरा की मीटिंग होती है उसके लिए भी किसने विरोध किया है, लेकिन रिस्पेक्टिव ये कोर्ट ने परवानगी दी है। ऐसे मुझे लगता है कि शिवाजी पार्क और माननीय बाला साहब जी का एक अनोखा ऐसा रिलेशन है और वो रिलेशन सबको मालूम है, ये खाली मुंबई के जनता को ही नहीं लेकिन पूरे देश की जनता को मालूम है। इससे ऐसे लगता है कि वही जगह उचित है जहां बाला साहब का स्मारक होना उचित है। इंदु मिल वाली जमीन पर आरपीआई और दलित पैंथर्स पार्टी लंबे समय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने की मांग कर रही है। अब राज ठाकरे की मांग पर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल हो सकता है। आदित्य अमन, मुंबई, आज तक। एफडीआई पर सरकार ने सदन में पहला मोर्चा फतह कर लिया है, जब सरकार गिराने की टीएमसी की मुहिम को तगड़ा झटका लगा है। 19 सांसदों वाली तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश तो कर दिया, लेकिन प्रस्ताव मंजूर होने लायक सदन में संख्या बल टीएमसी नहीं जुटा पाई। सरकार गिरे या ना गिरे, अविश्वास प्रस्ताव लाने लायक बहुमत हो या ना हो, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की जुबान से बात निकल गई तो वापस कैसे आती। टीएमसी को शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन शून्यकाल में जैसे ही मौका मिला, एफडीआई के मुद्दे पर सरकार को गिराने के लिए प्रस्ताव का चला दिया तीर। मैडम, I seek leave of the House to move the following motion that this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers. In addition, government's decision to allow 51% foreign direct investment in multi-brand retail is going to harm millions of small businessmen and decision reflects the anti-people policies of the government. लेकिन भावनाओं से संसद नहीं चलती। लोकतंत्र में उसी के हाथ में लाठी है जिसके पास आंकड़ों का दम है। नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव को तभी मंजूरी मिलती जब टीएमसी को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन हासिल होता। लोकसभा स्पीकर ने टीएमसी के प्रस्ताव को आंकड़ों के तराजू पर तौला। कांग्रेस सांसदों की तरफ से शर्म करो के नारे लगते रहे। समर्थन में सिर्फ बीजेपी के 3 सांसद खड़े हुए और टीएमसी के अविश्वास प्रस्ताव का तीर बोथरा साबित हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने का टीएमसी का एकमात्र मकसद था कि एफडीआई का विरोध सड़क पर सबसे आगे रहकर करने वाली ममता बनर्जी संसद में भी इसके विरोध में
आगे दिखाई दे। यूपीए से नाता तोड़ने के बाद सरकार को सबक सिखाने में जुटी ममता ने अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सुबह सुबह विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से प्रस्ताव के लिए समर्थन मांगा, लेकिन बीजेपी की रणनीति के खांचे में ममता का प्रस्ताव फिट नहीं बैठा। सुषमा जी ने यह अनुरोध किया था कि आप पहले सरकार को 184 में एफडीआई रिटेल में हम उसको सरकार को टेस्ट कर लें, और सरकार के पास बहुमत उसमें नहीं है। हम लोगों का स्पष्ट मत है कि एफडीआई के ऊपर चर्चा हो, रिटेल में जो एफडीआई उन्होंने आदेश निकाला है, और चर्चा नियम 184 के अंतर्गत हो, और उसके बाद वोट हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, कौन खड़ा है किस तरफ, इस बात का फैसला हो जाए। बीजेपी ने टीएमसी को जोर का झटका धीरे से दिया। एफडीआई पर घिरी कांग्रेस की जान में जान आई। कांग्रेस ने लगे हाथ अपने पुराने सहयोगी को अविश्वास प्रस्ताव पर नसीहत दे डाली। बहुत ही विचित्र और अद्भुत सी बात है कि एक 19 सदस्यों वाला दल इस तरह की बात कर रहा है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि उनको खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। सरकार गिराने को लेकर ममता के भागीरथ प्रयास परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गए। समर्थन बीजेपी से भी नहीं मिला, लेकिन टीएमसी का गुस्सा सिर्फ लेफ्ट पर बरसा। ममता जी तो वर्क द एक्स्ट्रा माइल। उन्होंने कहा कि लेफ्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मूव करेगा तब भी वो समर्थन करने के लिए तैयार है। इसी से पता चलता है कि लेफ्ट सीरियस नहीं है एफडीआई को, इन रिटेल को अपोज करने में या सरकार को विरोध करने में। अविश्वास प्रस्ताव लाकर ममता ने खुद को एफडीआई के विरोध का चैंपियन घोषित कर दिया हो, लेकिन लेफ्ट ने ममता की मुहिम पर ही सवाल खड़े कर दिए। So the confidence motion would have only helped the Congress, and that's why we are saying that Trinamool is acting as the B team of the Congress. It's coming to the rescue of the Congress. ममता अलग थलग पड़ गई। एकला चलो का नारा नहीं चला। सरकार ने पहली बाधा बिना लड़े पार कर ली। अब ममता सही खेल खेलें तो ही बेहतर, वरना बंगाल के बाहर की राजनीति आसान नहीं होगी। अशोक सिंघल के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। किस तरह जनता की मुश्किलें दूर हो, किस तरह विकास के रास्ते की अड़चनें दूर हो, इस मसले पर चर्चा करने के लिए जनता के नुमाइंदे संसद में पहुंचते हैं। लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन जो कुछ हुआ उससे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल हंगामे की भेंट पर चढ़ गया। पहला ही दिन हंगामे की भेंट पर चढ़ गया। मॉनसून सत्र में ज्यादातर समय हंगामे की भेंट चढ़ा था। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे में संसद वाकई में चल पाएगी। संसद के शीत सत्र का पहला दिन था, लेकिन तस्वीर ऐसी उभरी कि मानो मानसून सत्र का रिप्ले चल रहा हो। कुछ सुनने की कोशिश कीजिए, चकरा जाएंगे कि कौन क्या कह रहा है। यहाँ हर दल को एक साथ अपने अपने मुद्दों की पड़ी थी। सरकार पर संसद से किया वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए बीजेपी रिटेल में एफडीआई पर नियम 184 के तहत बहस की मांग कर रही थी। निवेदन है कि हमें सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया जाए और अपनी राय मतदान के माध्यम से प्रकट करने का मौका दिया जाए। ठीक वैसा ही हुआ जिसकी उम्मीद थी। सरकार बहस तो चाहती है, लेकिन वोटिंग वाले नियम पर नहीं, लेकिन विपक्ष उसी पर अड़ा है। तो टीएमसी अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार का बहुमत परखना चाहती थी। मैडम, आई सीक लीव ऑफ द हाउस टू मूव द फॉलोइंग मोशन दैट दिस हाउस एक्सप्रेसेस इट्स वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टीएमसी ने प्रस्ताव पेश किया और सत्ता पक्ष और टीएमसी सांसदों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। संख्या की कमी से प्रस्ताव गिरा तो टीएमसी के कुछ सांसद वेल के करीब जाकर नारेबाजी करने लगे। लेकिन संसद के शीत सत्र में दो और पार्टियां गर्मी पैदा कर रही थीं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। यूपी की सियासत को लेकर बीएसपी सांसद संसद में कूद पड़े थे। खराब कानून व्यवस्था का इल्जाम लगाते हुए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली। और अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार में ये क्राइम प्रदेश बन गया है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो इसमें दखल दें और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएं। सब अपनी धुन में थे तो फिर समाजवादी पार्टी कैसे पीछे रहती। एसपी के लिए हंगामे का मुद्दा था सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की संख्या में कटौती। सिलेंडर के
दाम कम करने को लेके, कोटा बढ़ाने को लेके भी आज हंगामा किया। जो जनता की समस्याएं हैं वो संसद किस लिए है? इसीलिए तो है कि जनता की समस्याओं को उठाएं। जब सबको अपने अपने मुद्दों की पड़ी हो तो फिर वही हो सकता है जो हुआ। 4 बार के स्थगन के बाद लोकसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन जब जवाबदेही की बारी आई तो सबके पास अपना अपना जवाब था। सरकार अगर ये चाहती है कि उसके जिद के कारण हर बार विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, ये देश को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के जिद के कारण, अहंकार के कारण संसद नहीं चलती। पर ये हाउस चलेगा कैसे? आपको लगता है अभी जो गतिरोध यहाँ चल रहा है कैसे चलेगा? ये पूछे जाए सरकार को। तो 184 में किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। इसमें नियम है, हमारा संविधान है, इसमें नियम है और संविधान और नियम, संसदीय नियमों के अनुसार हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ये और बात है कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले पीएम ने सभी दलों से सहयोग की अपील की थी। Our parliament has a very heavy legislative agenda during this winter session. I seek cooperation from all my colleagues in the two houses to come together and address the issues and challenges that we face as a nation. सरकार कहती है कि वो बहस के लिए तैयार है, फिर यह हंगामा क्यों? क्या शीत सत्र भी मानसून सत्र के ढर्रे पर चलेगा? लोकसभा के मानसून सत्र में प्रस्तावित 60 घंटे की बजाय 23 घंटे ही काम हो पाया था। एक आंकड़े के मुताबिक संसद की कार्यवाही पर हर रोज 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। क्या जनता के पैसे से यह हंगामा जायज है? लोकतंत्र में पार्टियों के बीच मुद्दों को लेकर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इसका मतलब संसद का पूरी तरह से ठप हो जाना हो तो मामला बेहद गंभीर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वदलीय बैठक में इसकी कोई राह निकलेगी। संसद की सुचारू कार्यवाही के लिए सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन जब हर दल अपनी अपनी ठान ले तो फिर इस बैठक से भी कुछ निकल पाएगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। अशोक सिंघल के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। लगातार 12 सालों से आपका पसंदीदा चैनल आज तक अब एक नई पहल करने जा रहा है। अब आपके लिए लेकर आ रहा है एजेंडा आज तक। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की तर्ज पर यह हिंदी जगत का महामंच होगा। दिल्ली में इस मंच पर 6 और 7 दिसंबर को इकट्ठे होंगे वो लोग जिन्हें राजनीति, व्यापार, बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी की बुलंदियां हासिल कर चुके हैं। इनमें सुशील कुमार सिंधे, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, काजोल, इमरान खान जैसी हस्तियां शामिल हैं। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग ऑन करें www.agenda.ajtak.in या फिर ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है agenda@ajtak.com।